चलिए, बहुत दिनों बाद एक क्लास मैं ले रहा हूँ। फिर आज मौका मिल गया और कुछ सिचुएशंस ऐसी हो गई, तो स्वागत है सभी बच्चों का। और वही जो हमारी एक सिंथेसिस का जो टॉपिक चल रहा था और उसमें जो क्लॉज चल रही थी, क्लॉज के अकॉर्डिंग जो हम सेंटेंस पढ़ रहे थे, तो नाउन क्लास तुमने पढ़ा, नाउन क्लास की वीडियो पढ़ी हुई है। और इसके बाद नाउन क्लास के बाद अब लिया जा रहा है एडजेक्टिव क्लास, और एडजेक्टिव क्लास से रिलेटेड एक्सरसाइज में अगले वीडियो में डालूंगा। तो यहाँ पर पहले समझना है कि एडजेक्टिव क्लास क्या है और एडजेक्टिव क्लास हम बनाते कैसे हैं, ये देखना है। और इसके बाद फिर नंबर आएगा एडवर्ब क्लास का। तो इस तरह से तुम्हारा जो सिंथेसिस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मटेरियल है वो पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम ले लेंगे कंपाउंड सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, तो ये ज़रा देखना है। तो यहाँ पर देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमको बनाना है, ये एडजेक्टिव क्लॉज लिखा हुआ है और इसके बाद इसी को हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज हमारी कौन सी होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम तीन प्रकार से पढ़ते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो यहाँ पर देखते हैं एडजेक्टिव क्लॉज हम कैसे बनाएंगे। एडजेक्टिव क्लॉज हम बनाएंगे रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब की मदद से। तो रिलेटिव एडवर्ब क्या होते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं वो सामने लिखे हुए हैं। ये रिलेटिव प्रोनाउन है हु, फिर है whom, और फिर whose है, फिर which है, फिर that है, और as भी कभी कभी आता है जो रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है। इसके बाद रिलेटिव एडवर्ब why, when, where और how, ये आपका रिलेटिव एडवर्ब है। चार जो मतलब हमारी एक, हालांकि हम कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज, लेकिन ये रिलेटिव एडवर्ब होते हैं जो किसी न किसी प्रकार से वो एडजेक्टिव क्लॉज बनाते हैं। एडजेक्टिव मीन्स का मतलब क्या होता है, विशेषण होता है। और एडजेक्टिव क्लॉज का मतलब होता है चाहे वो एडवर्ब बन करके किसी को क्वालिफाई करता है या एडजेक्टिव बन करके क्वालिफाई करता है, वो एज द होल एडजेक्टिव क्लॉज ही कहा जाता है उसको। तो हम यहाँ देखते हैं कि कैसे। देखिए, हु का जब हम प्रयोग कब करते हैं, पहले मैं बता दूं कि एडजेक्टिव क्लॉज हम बनाते कब हैं। जब पहले सेंटेंस में कोई नाउन या प्रोनाउन आता है और अगर उस नाउन या प्रोनाउन की बात अथवा विशेषता दूसरे वाक्य में बताई जा रही है, पहले वाक्य में आने वाले नाउन या प्रोनाउन की बात अगर दूसरे वाक्य में की जा रही है, तो वो दूसरा जो सेंटेंस होता है वो आपका एडजेक्टिव क्लॉज बन जाता है। फिर एक बार सुन लीजिए कि जब पहले वाक्य में कोई नाउन या प्रोनाउन आया हो, अगर हम उसकी बात दूसरे वाक्य में कर रहे हैं, अगर हम उसकी विशेषता या कोई उसके बारे में खास बात बता रहे हैं दूसरे वाक्य में, तो वो जो दूसरा वाक्य होता है उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब की मदद से एडजेक्टिव क्लॉज बना देते हैं। तो उसको यहाँ पर अभी बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पहले रिलेटिव प्रोनाउन को समझ लेते हैं, क्योंकि इन्हीं की मदद से हम रिलेटिव प्रोनाउन की और रिलेटिव एडवर्ब की मदद से ही हम एडजेक्टिव क्लॉज बनाएंगे। क्योंकि इनके बगैर हम एडजेक्टिव क्लॉज बना नहीं पाएंगे। पिछले क्लास में देखा था नाउन क्लॉज जो बनाई थी। नाउन क्लॉज मुख्यतः 5 प्रकार से बनाई जाती है, लेकिन उसके 2 एक्स्ट्रा काइंड्स और भी हैं जो हमने क्वेश्चन वर्ड को लेकर के पढ़े थे, जब क्वेश्चन वर्ड का अर्थ का से प्रारंभ होता है, और एक हमने वेदर और इफ से बनाना सीखा था। तो टोटल 7 टाइप्स की हमने नाउन क्लॉज पढ़ी थी। यहाँ पर आपका ये एडजेक्टिव क्लॉज है, और एडजेक्टिव क्लॉज के अपने कोई तो प्रकार नहीं है, लेकिन ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव एडवर्ब है। जहाँ हमें जो सिचुएशन दिखाई देगा या जिस तरह का वहाँ पर सेंस होगा, उसी तरह का हम कोई रिलेटिव प्रोनाउन लेकर अथवा रिलेटिव एडवर्ब को लेकर के हम नाउन क्लॉज बनाएंगे, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज बनाएंगे। तो यहाँ देखिए, हु का प्रयोग हम तब करते हैं जब वाक्य में कोई व्यक्ति की बात की जा रही हो, यानी व्यक्ति का, ये आपका जो होता है नॉमिनेटिव क्लॉज, वो नॉमिनेटिव केस, इसको हम नॉमिनेटिव केस के रूप में यूज करते हैं। अर्थात ये होता है हमारा कर्ता कारक। वैसे ये जो तीनों दिए हुए हैं, ये तीनों हु, हुम और हुज, ये पर्सन्स के लिए होते हैं, यानी व्यक्तियों के लिए होते हैं। हु का प्रयोग कब करेंगे, जब वो कर्ता के रूप में आया होगा। हुम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि ये हुम जो होता है ऑब्जेक्ट ही होता है, और ये हुज आपका पॉजिटिव केस में करेंगे। इसको हम हुज पॉजिटिव केस में करेंगे, अभी यूज करके देख लेंगे।
विच का प्रयोग प्राणियों एवं वस्तुओं में किया जाता है। यानी कोई मतलब वस्तु हो या फिर कोई एनिमल्स, क्रीचर्स, ऐसे करके कोई प्राणी दिया हो तो वहां पर हमें इसका प्रयोग किया जाता है विच का। दैट का प्रयोग भी प्राणियों या वस्तुओं में किया जाता है, लेकिन इसका सटीक जो यूज होता है वो मोस्टली इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ लिया जाता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इसका भी हम यूज करके देखेंगे। इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ इसको हम कैसे यूज करते हैं। एज का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी नाउन के साथ सच या सेम का प्रयोग होता है। तो सच या सेम होता है, उसी के साथ में ये रिलेटिव प्रोनाउन हमें प्रयोग करना होता है। जब कभी जैसे दिस इज द सेम प्लेस, दिस इज द, जैसे हम कहेंगे अवॉइड सच बॉयज, ऐसे लड़कों से दूर रहो, तो वो तब हमें एज करके उसका प्रयोग करना होता है। और ये प्रयोग इतना आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किल है इसका प्रयोग करना, क्योंकि इसमें कुछ कंडीशंस है, देखना पड़ता है सेंटेंस किस स्ट्रक्चर का बना हुआ है। फिलहाल तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि विदाउट एग्जाम्पल यू कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ यू एडजस्ट अ सेंटेंस। कैसे आप बना पाओगे, किस तरह से कंबाइन कर पाओगे। तो बिना एग्जाम्पल के आप उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर केवल सुन सकते हो कि हमने हु को नॉमिनेटिव केस में ले लिया, हुम को ऑब्जेक्टिव केस में ले लिया, हुज को पॉजिटिव केस में ले लिया, विच को प्राणियों वस्तुओं के ले लिया, और दैट को भी प्राणियों वस्तुओं के लिए। लेकिन मैंने कहा मोस्टली हम इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ इसका प्रयोग करते हैं, और वो ज़्यादातर के सेंटेंस तुमने देखा भी होगा कि ऐसे सिचुएशंस में ही दैट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कैसे सिचुएशंस में किया जाता है, सिचुएशन देखनी है आपको। और एज का प्रयोग ज़्यादातर सच या सेम के साथ ही होता है, जो रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है। इसके बाद वाई का प्रयोग कहाँ करते हैं, रीजन में करते हैं। वेन का प्रयोग टाइम में करते हैं। वेयर का प्रयोग प्लेस में करते हैं। और हाउ का प्रयोग मैनर में करते हैं। लेकिन ध्यान रहे ये एडजेक्टिव्स मतलब ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये आपके हैं रिलेटिव एडवर्ब। ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, रिलेटिव एडवर्ब है। आपको गौर से इस बात को समझना है। तो यहाँ पर लेकिन इन दोनों जितने भी ये दिए हुए हैं, ये कुछ दिए हुए हैं और कुछ ये दिए हुए हैं, इन सभी की प्रयोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इन 10 वर्ड्स की मदद से, इन 10 वर्ड्स की मदद से ही हम एडजेक्टिव क्लॉज बनाते हैं। तो आइए चलते हैं एग्जाम्पल्स की ओर, और एग्जाम्पल्स आपके मन का भ्रम, कन्फ्यूज़न, ये सब कुछ बिल्कुल एकदम साफ कर देगा, शीशे की तरह साफ कर देगा, और आसानी से तुम ये बात समझ जाओगे। तो यहाँ पर हम इतना इरेज करेंगे, बाकी लिखा रहेगा, इसको बाद में देख लेंगे। जैसे लिखा हुआ है, दिस इज ए बॉय he helped me yesterday। पहली बात क्या है, पहली बात हमें वाक्य में देखना है। अभी मैंने बताया था कि इसका प्रयोग तब किया जाता है जब पहले वाक्य में कोई नाउन या प्रोनाउन आता है और उसकी बात दूसरे वाक्य में कही जाती है, तो दूसरा वाक्य एडजेक्टिव क्लॉज बन जाता है, वो भी रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब की मदद से। तो दिस इज अ बॉय, एक लड़का है, ही हेल्प्ड मी यस्टरडे, इसने मेरी कल मदद की। अब उसने कल मेरी मदद की, उसने मेरी मदद की, ये उसने कौन है, ये उसने बॉय। ठीक, इसका मतलब पहले वाक्य में आने वाले नाउन की चर्चा इस वाक्य में की जा रही है। तो ये वाला हमको एडजेक्टिव क्लॉज बनाना है, किसकी मदद से, रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव। तो अभी देखिए यहाँ वाई लिखा था रीजन के लिए, हाउ लिखा था मैनर के लिए, वेन लिखा था टाइम के लिए, और वेयर लिखा था प्लेस के लिए। न ये रीजन है, न ही ये प्लेस है, न ही ये टाइम है, न ही मैनर है, इसलिए रिलेटिव एडवर्ब की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं यहाँ पर, ये पर्सन्स के लिए तीनों प्रयोग किए जाते हैं। चूँकि लड़का जो है वो पर्सन की कैटेगरी में आता है,
और ये पर्सन की कैटेगरी में 3 दिए हुए हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे ये नॉमिनेटिव केस का काम कर रहा है कि ऑब्जेक्टिव का पॉजिटिव का। ये नॉमिनेटिव काम का कर रहा है, नॉमिनेटिव जो केस है उसका काम कर रहा है। तो अब हमें ये समझना है कि नॉमिनेटिव केस में किसका प्रयोग करते हैं, हु का प्रयोग करते हैं। अब हु को ले करके हमें एडजेक्टिव क्लास बनानी है, तो यहाँ पर हो जाएगा दिस इज अ बॉय, ए कर सकते हो, और अगर तुम दा कर दोगे तो और बेटर यूज में आ जाएगा। दिस इज द बॉय, यह एक लड़का है, उसने मेरी कल मदद की। तो हम ये कहना चाहते हैं कि यही वो लड़का है। जब हम ये करते हैं तो ए का सेंस वहां पर वीक हो जाता है और द का सेंस वहां पर स्ट्रांग हो जाता है। ये बात समझने वाली है। हालांकि एक काउंटेबल नाउन है, एक आर्टिकल लगा हुआ है, तो यहाँ पर जब हम सिंगल सेंटेंस बोलेंगे इसमें जोड़ेंगे नहीं, तो हम यही कहेंगे दिस इज द बॉय, नहीं कहेंगे हम दिस इज अ बॉय, ये लड़का है। और जब हम उसके बारे में खास बात कह देंगे तो समझिए कि हम उसको एम्फेसिस यानी विशेषता बताते हुए कह रहे हैं, तो फिर हमें ए का प्रयोग ना करके द का करना चाहिए। दिस इज द बॉय। अब हम कैसे कहेंगे ये वही लड़का है, क्योंकि इसके विषय में खास बात है, हम इसको किस तरह से डील कर रहे हैं वो समझना होता है। अब यहाँ पर कर देंगे हु, और फिर कर देंगे हेल्प्ड, और फिर कर देंगे मी, और ये होगा यस्टरडे। तो दिस इज द बॉय हु हेल्प मी यस्टरडे, यही वो लड़का जिसने कल मेरी मदद की। तो यहाँ पर आ गया रिलेटिव नाउन, ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज क्या कर रहा है, जिसने कल मेरी मदद की। अब यहाँ पर इस अर्थ उसने नहीं होगा, अब जिसने होगा। जिसने कल मेरी मदद की, अब जिसने कल मेरी मदद की, ये पूरी बात किसके लिए हम करें, इस लड़के के लिए करें। जिसने कल मेरी मदद की, किसने कल तुम्हारी मदद की, लड़के ने की। लड़का क्या है, नाउन। नाउन की विशेषता बताती हुई ये पूरी क्लास है कि जिसने कल मेरी मदद की, और नाउन की विशेषता बताते हुए ये पूरी क्लॉज है। तो ये पूरी क्लॉज बन गई आपकी एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि ये पूरा मतलब ये ग्रुप है जितना, वो पूरा इस लड़के को क्वालिफाई कर रहा है। ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अब रिलेटिव प्रोनाउन देखिए, ये जो ऐसा प्रोनाउन है जो इस लड़के से रिलेशन काम कर रहा है, साथ में ये कंजंक्शन का भी काम करता है, क्योंकि इस वाक्य को और इस वाक्य को जोड़ने वाला यही एकमात्र डिवाइस है जो इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। तो चाहे आप ऐसा समझ लीजिए कि इन दोनों वाक्यों में एक रिलेशन बना रहा है, और या ये कह सकते हो कि ये जो है इस लड़के से भी तो रिलेशन बना रहा है। तो यहाँ पर इसीलिए इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। तो एक एग्जाम्पल ये है, दूसरा हम ये इसी एग्जाम्पल में ले लेंगे, दिस इज ए बॉय, फिर हमने कह दिया आई हेल्प हिम, आई हेल्प हिम यस्टरडे। ये एक लड़का है, मैंने उसकी कल मेरी मदद की। वो इसमें क्या है, उसने मेरी कल मदद की, अब मैंने उसकी कल मदद की। अब यहाँ पर ये जो लड़का है इसकी बात कौन कर रहा है, आई या हिम, हिम कर रहा है। यहाँ पर आई भी आया हुआ है, लेकिन आई, अभी नियम देखो कि जब पहले वाक्य में कोई नाउन प्रोनाउन हो और उसकी बात दूसरे वाक्य में की गई हो, तो पहले वाक्य में कोई ऐसा नहीं जिसके लिए हमने आई लगाया हो, लेकिन हिम हमने जरूर लगाया लड़के के लिए। तो ये हिम कौन है, बॉय है। लेकिन यहाँ पर अब हिम किस कैटेगरी में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। जब ऑब्जेक्टिव केस में है तो क्या लगाना चाहिए, हुम लगाना चाहिए, और लगेगा उसी तरह से। तो यहाँ पर हो जाएगा दिस इज द बॉय, हुम रहेगा। अब यहाँ पर हिम हट जाएगा, जैसे ही हट गया था ये हिम हट जाएगा, हुम यहाँ से फिर सेंटेंस उठेगा, आई, और फिर कर देंगे हेल्प, और हुम आई हेल्प यस्टरडे। अब यहाँ पर ये दोबारा हिम नहीं लगता, क्योंकि हिम भी लगाएंगे हुम भी लगाएंगे तो एक्स्ट्रा सेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगी यही वो लड़का है जिसकी मैंने कल मदद की, जिसकी मैंने। अब ये यहाँ मदद करने वाला वही था, तो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट था मतलब नॉमिनेटिव केस में था। यहाँ मदद करने वाला वो नहीं है, बल्कि उसकी मैंने मदद की, यहाँ मदद करने वाला आई। तो ये किस केस में, ये ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में तो ऑब्जेक्टिव केस का क्या गया, हुम, मैंने उसकी मदद की, अर्थात जिसकी मैंने कल मदद की, तो उसकी और जिसकी। तो यहाँ पर आया किसके लिए, लड़के के लिए। पूरा प्रयास रखा जाता है कि जहाँ तक संभव हो, जहाँ तक संभव हो, जब हम रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करें तो ठीक उस जगह पर करें जहाँ उसका कोई अपना एंटीसीडेंट हो। एंटीसीडेंट का मतलब होता है रिलेटिव प्रोनाउन से ही रिलेटेड उसका पूर्ववर्ती होना चाहिए। हुम जिसकी, जिसकी किसकी, लड़के की।
हु, जिसने, जिसने कौन, लड़के ने। तो ये एंटीसीडेंट जिसके लिए हम हु का प्रयोग करें वो ठीक उसके पहले हो। ये सिचुएशन हमेशा ध्यान में रखना है, तभी आपका सेंटेंस एकदम शुद्ध बनेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा whom द दिस इज द बॉय whom I helped yesterday। अब इसी सेंटेंस में एक और देख लीजिए, दिस इज अ बॉय, फिर हो जाएगा हिज फादर इज अ डॉक्टर। मतलब ये एक लड़का है, उसके पिता डॉक्टर है। अब देखिए इसमें ना तो इसमें कोई डॉक्टर है जिसकी हम बात कर रहे हो कि डॉक्टर आ गया, नहीं, ये कह रहा है उसके पिता। उसके किसके पिता, ये उसके पिता किसको कहा गया, लड़के के लिए, लड़के के पिता। तो अब यहाँ देखिए लड़के के लिए आया तो ही आया तो हु लगाया, यहाँ पर लड़के के लिए हिम आया तो हुम लगाया, और यहाँ लड़के की तरह लिए ही जा रहा है तो क्या लगाएंगे, फिर ये लगाएंगे, फिर यही रिलेटिव प्रोनाउन है। तो दिस इज द बॉय हुज फादर इज अ डॉक्टर। यही वो लड़का है जिसके पिता एक डॉक्टर है। तो जिसके पिता, किसके पिता, लड़के के पिता। तो जिस प्रकार से ये पूरी क्लॉज एडजेक्टिव काम कर रही थी, उसी तरह से ये पूरी क्लॉज एडजेक्टिव काम कर रही है, उसी तरह से ये पूरी क्लॉज एडजेक्टिव का काम कर रही है। और जिस तरह से ये एडजेक्टिव क्लास लड़के को क्वालिफाई कर रही थी, ये पूरी एडजेक्टिव क्लास इस लड़के को क्वालिफाई कर रही थी, और ये पूरी एडजेक्टिव क्लास इस लड़के को ही क्वालिफाई कर रही है। लड़के को ही क्यों कर रही है, क्योंकि इसमें भी हमने यहाँ उसने मेरी मदद की, लड़के के बारे में कहा, मैंने कल उसकी मदद की, पहले वाक्य में लड़का आ रहा है तो हमने लड़के की ही बात करी, और उसके पिता एक डॉक्टर हैं, जिसके पिता एक डॉक्टर, जिसके पिता डॉक्टर, किसके पिता, लड़के के पिता। कुल मिलाकर के पहले वाक्य में आने वाले नाउन की विशेषता बाद में जो दी हुई क्लॉज है वह एक साथ मिलकर उस नाउन की विशेषता प्रकट करता है। कभी कभी हम छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा बारीकियों से समझते नहीं हैं और सीरियसली लेते नहीं हैं, तो हमें ऐसा लगा करता है कि इन चीज़ों का कोई मायने नहीं है। लेकिन अगर मायने ना हो तो ज़रा बताना, खास तौर पर कभी ये लड़के को आता है, ये लड़के को आता है, आता 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 है, क्योंकि वो इसी तरह के सेंटेंस बनाता रहता है, तो ये सेंटेंस उसके लिए हल्का हो जाता है, बहुत आराम से बना लेता है। फिर थोड़ा सा जब यहाँ पर हिम यहाँ पे आया तो अब उसके लिए हुम लगाना है, हुम सोचना मन में, उसके लिए फिर टिपिकल हो जाता है, काफ़ी कठिन हो जाता है कि यहाँ पर हम बनाए कैसे। तो वहाँ पर हिम यहाँ से हटा करके यहाँ हुम बनाना होता है। और यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर ये क्या हुज है, किसके लिए, लड़के के लिए, जिसके पिता, किसके पिता, लड़के के पिता। तो यहाँ पर चूंकि हुज पजेसिव केस में है, अर्थात वो मतलब क्या है ना, उसका प्रोनाउन जो है हिज पजेसिव केस होता है, तो यहाँ पर ये पजेसिव केस हुज है। तो अब ये हिज कौन है, उसके पिता यानी लड़के के पिता, लड़के के लिए। तो हुज फादर यानी जिसके पिता, तो जिसके पिता किसके पिता, लड़के के पिता। तो ऐसे करके अब इसका एंटीसीडेंट बॉय इसी के पास में है, जस्ट पहले इसी का जो हमारा ये बॉय है बिल्कुल एंटीसीडेंट उसके जस्ट पहले है। और ये हिम जो लिखा हुआ है यहाँ पर जो हमने यहाँ पर बनाया था ये वाला, तो यहाँ जो हु लगाया था उसका एंटीसीडेंट ठीक उसके पहले, मतलब जिसने कल मेरी मदद की, तो किसने की, लड़के ने की। जिसकी मैंने मदद की, किसकी की, लड़के की। जिसके पिता एक डॉक्टर, किसके पिता डॉक्टर है, लड़के के पिता। तो जी इनका रख रखाव है और जो मेंटेनेंस है, एक जो बैलेंस है, समझने वाली बात है कि कहीं से भी कुछ भी डिफेक्टिव नहीं है। तो इन चीज़ों को बहुत गहराई से देखना पड़ता है। अगर जरा सा तुमने इसके प्लेसमेंट में गड़बड़ी कर दी तो समझ लीजिए 2 नंबर आपका पक्का चला जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर हु, हुम, विच, हु, हुम, हुज, 3 का प्रयोग तुम्हारे सामने है जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। और क्योंकि लड़का ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस हु के बनाता है, यदा कदा हिम के बना, हुम के बना दिया, और नहीं तो हुज के बहुत कम ही, तो इन पे आइडिया बच्चों का कम चल पाता है। अब देखिए विच का प्रयोग, जैसे हम लिख दें आई गेव हिम कैमरा
कैमरा वाज वेरी चीप। तो मैंने उसे एक कैमरा दिया, कैमरा बहुत सस्ता था। पहले वाक्य में आने वाले नाउन या प्रोनाउन की बात अगर दूसरे वाक्य में की जा रही है तो वही दूसरा वाक्य एडजेक्टिव। दूसरे वाक्य में कहा गया कैमरा बहुत सस्ता था, क्या कैमरा इसमें आया है? जी आया हुआ है। तो पहले वाक्य में आने वाले नाउन की बात अगर हम इसको करें तो फिर एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास बनाने के लिए हुज बता चुका हूँ। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये एक चूंकि वस्तु है तो वस्तु के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? विच प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ हो जाएगा आई गिव हिम एक कैमरा, और यहां पर क्या आ जाएगा वस्तुओं के लिए? विच। विच वॉज वेरी चीप। मैंने उसे कैमरा दिया जो जो बहुत सस्ता था, जो बहुत सस्ता था। ये पूरी बात जो बहुत सस्ता था किसके लिए कही जा रही है? सिर्फ एक ही शब्द है कैमरा। ये नाउन और ये पूरा जो लिखा हुआ है ये पूरा एडजेक्टिवल फ्रेज है, पूरा मिल करके इस नाउन को क्वालिफाई है। जो बहुत सस्ता था, कौन बहुत सस्ता था? कैमरा बहुत सस्ता। कैमरा क्या है? नाउन है। नाउन नाउन की विशेषता बताने वाला क्या होता है? विशेषण होता है। तो ये पूरी एडजेक्टिव क्लास है जो कि कैमरा को पूरी तरह फॉलो कर रहा है। तो आई गिव हिम ए कैमरा विच वॉज वेरी चीप। ये विच का प्रयोग था। विच के बहुत सारे प्रयोग हैं क्योंकि वो वस्तुओं, जानवरों, प्राणियों आदि सब में प्रयोग किया जाता है। तो विच का प्रयोग हालांकि कॉमन है। अब देखिए क्या होता है, दैट का प्रयोग ज़्यादातर किस में होता है? दैट का प्रयोग ज़्यादातर होता है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ। जैसे तुमने एक सेंटेंस पढ़ा होगा, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। एक तो तुम ये लिख रहे हो, दूसरा टेक एनीथिंग दैट यू लाइक। अब ये आया दैट, यहाँ पे ये दैट आया, और फिर जैसे हम ये कह देते हैं ना कि देयर इज नो वन दैट हैज सीन हिम। यानी ये कह रहा है कि ऐसा कोई नहीं है जिसने उसे देखा हो। तो यहाँ पर देखिए देयर इज नो वन, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है पूरा। और यहाँ पर ऐसे नहीं बनाते हैं देयर इज नो वन हु हैज सीन हिम, हु हैज सीन नहीं आएगा क्योंकि उसके पहले ये लिखा हुआ है इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये क्या लिखा हुआ है? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद क्या है? दैट है। टेक एनीथिंग दैट यू लाइक, और ये हमेशा बोला जाता है, स्पीकिंग में बोला जाता है और आम जीवन में लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर ये आपका दैट लगता है। और इसी सिलसिले में आप देख रहे हो ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो देयर इज नो वन दैट हैज सीन हिम, ऐसा कोई नहीं जिसने उसको देखा हो। या सीन गॉड लिख दो, ऐसा कोई नहीं जिसने ईश्वर को देखा हो। तो यहाँ पर दैट का प्रयोग है। और एस का प्रयोग देखिए लिखे कैसे, जैसे हम कहते हैं अवॉइड सच बॉयज। वैसे तो यहाँ पर हम लगाते हैं हु आर वेरी नॉटी, मतलब अवॉइड सच बॉयज हु आर वेरी नॉटी। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो ऐसा लगेगा कि सही है, लेकिन यहाँ पर हु नहीं लगता, यहाँ पर लगता है दैट। नहीं दैट नहीं, एज। चूंकि यहाँ सच लगा हुआ है तो सच के साथ आपको क्या लगाना? एज लगाना। तो अवॉइड सच बॉयज एज आर वेरी नॉटी, ऐसे लड़कों से दूर रहो, बचो। एज आर वेरी नॉटी, जो बहुत शरारती होते हैं। एज आर वेरी डर्टी, जो बहुत गंदे होते हैं। एज आर वेरी क्या करेंगे? एज आर वेरी मिस्चीवियस, जो बहुत शरारती हैं। मतलब कुछ भी कर सकते हो। तो ये इसका कॉम्बिनेशन है कि यहाँ पर सेंटेंस को एज लगा करके बनाया जाए। तो ये तुम्हारे थे पूरे रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन में ज़्यादातर देखा गया ये एज रिलेटिव प्रोनाउन है, उसका एंटीसीडेंट बॉयज बिल्कुल सही है। ये दैट लिखा हुआ है जो, ये जिसने, किसने, मतलब देयर इज नो वन दैट हैज सीन हिम, कोई नहीं जिसने उसको देखा हो। तो ये इस एंटीसीडेंट आ रहा है। टेक एनीथिंग दैट यू लाइक,
ये दैट जो आया है एनीथिंग के लिए आया है, मतलब कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो जो तुम्हें पसंद हो। तो यहाँ पर ये जो आया हुआ है दैट टेक एनीथिंग के बाद में ये इसीलिए आया हुआ है। तो इससे जल्दी मतलब इससे आराम से सेंटेंस को हम कवर कर सकते हैं। तो टेक एनीथिंग दैट यू लाइक, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट, बहुत ही फैमिलियर लाइन है, बहुत सारे लोग बोलते हैं हर वो वस्तु जो चमकती है सोना नहीं होती है। पहले तो इसको सही अर्थ निकाला जाता है। ये पूरी तरह से एक सिंगुलर नाउन के हिसाब से ये दिया हुआ है, मतलब एक क्वांटिटी के रूप में बता दे। तो चूंकि ऑल जो होता है वो काउंटेबल भी होता है, अनकाउंटेबल भी होता है, सम काउंटेबल भी होता है और अनकाउंटेबल भी होता है। तो यहाँ पर क्या है ना, ऑल अनकाउंटेबल है, हर वो चीज जो चमकती है। तो यहाँ पर एक तरह से कलेक्टिवली उसको लिया गया है। यहाँ सारी चीजें जो चमक, ऐसा नहीं कहना, तभी तो यहाँ पर ऐसा लगता है ये सिंटेक्स में पूछा जाता है। तो ये रहा तुम्हारा एक रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित जो हमारा वो था ये दैट का यूज। तो ज़्यादातर दैट का यूज हम ऐसी जगहों पर करते हैं। इसके बाद देखते हैं व्हाई। जैसे हम कह दें कि दे आर फाइटिंग, फिर दूसरा लिख दें आई डू नॉट नो। मतलब वे लड़ रहे हैं मुझे पता नहीं है। तो मुझे वे लड़ रहे हैं मुझे पता नहीं है। तो यहाँ पर यही है कि वे लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं मुझको पता नहीं। और ज़्यादा क्लियर करना होता तो यहाँ पे लिख देते आई डू नॉट नो द रीज़न। ये होता मुझे कारण पता नहीं। तो जब रीज़न बताएगा तो आपको वाई लगाना है। कैसे लगाना है, आई डू नॉट नो द रीज़न द रीजन, और फिर यहीं पे लगा दिया वाई, वाई के बाद कर दिया दे आर फाइटिंग। मुझे कारण नहीं पता कि वे क्यों लड़ रहे हैं। तो देखो रीजन आ गया, रीजन आपका रिलेटिव एडवर्ब है, रिलेटिव एडवर्ब के पहले ही आपका नाउन आ रहा है। तो नाउन के लिए जो आएगा एक तरह से एंटीसीडेंट, इसी के लिए कारण नहीं पता कि क्यों। ये भी रीजन के लिए, ये भी रीजन तो लिखा ही लिखा है, लेकिन एंटीसीडेंट में होना चाहिए कि क्यों वो लड़ रहे हैं। अभी रिलेटिव एडवर्ब क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सीधे वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। क्यों में क्या पूछ रहा है, क्यों में लड़ना पूछ रहा है, क्यों लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं। ही इज गोइंग आई डू नॉट नो द रीजन, वो जा रहा मुझे पता नहीं है, कारण नहीं पता। तो आई डू नॉट नो द रीजन व्हाई ही इज गोइंग, व्हाई ही इज गोइंग, ही इज गोइंग, गोइंग जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्यों। जो वर्ब को मॉडिफाई करता है वो एडवर्ब होता है, इसलिए इसको रिलेटिव एडवर्ब भी कहते हैं। एडवर्ब ही है वो रिलेटिव एडवर्ब, लेकिन वो नाउन का एंटीसीडेंट जा करके बना होता है, तो वो पूरी तरह एडजेक्टिव क्लॉज बना देता है। तो यहाँ पर ये आपका एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद जैसे हम टाइम में वेन का प्रयोग करें, वेन, जैसे हम कह दें ही will arrive here, he will arrive here, I do not know the time, he will arrive here, वो यहाँ आएगा मुझे समय नहीं पता, मैं समय नहीं जानता हूँ, वो यहाँ आएगा मुझे समय नहीं पता। कितना सीधा है, अर्थात ये है कि उसके आने के समय मुझे पता नहीं है। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, आई डू नॉट नो द टाइम, और इसमें क्या कर देंगे व्हेन ही विल अराइव हियर। तो देखो मुझे मालूम नहीं है समय कि कब, कब क्या कहता है, कब टाइम पूछ रहा है, और टाइम उसके जस्ट पहले दिया हुआ है, ये इसका एंटीसीडेंट होता है। ये बनाने का बहुत ही मूल कारण है, मूल आधार है
पूरा इसी तरह से होना चाहिए। तो आई डू नॉट नो द टाइम, मुझे समय पता नहीं है कि, और फिर यहाँ से होगा ही विल अराइव हियर, वो यहाँ आएगा कि कब, इसी का अर्थ हो जाता है कि कब वो यहाँ आएगा। तो ऐसे ये व्हेन का प्रयोग होता है। फिर यहाँ पर जैसे हम प्लेस को ले लें, प्लेस में क्या प्रयोग क्या आता है, वेयर का प्रयोग क्या आता है, वेयर का। यहाँ पर करेंगे वेयर, और कैसे लिख देंगे, दिस इज अ प्लेस, फिर लिख देंगे पंडित नेहरू was born here। यह एक स्थान है, पंडित नेहरू यहाँ पैदा हुए थे, यहाँ पैदा हुए थे। यहाँ कहाँ, उस स्थान में। स्थान, स्थान के लिए लगाते क्या है, वेयर, वेयर का अर्थ क्या होता है, जहाँ। तो यहाँ सेंटेंस कैसे बनाएंगे, दिस इज द प्लेस वेयर पंडित नेहरू वाज बोर्न। ये नहीं लगाएंगे क्योंकि वेयर माने जहाँ के साथ यहाँ का अर्थ हम एक साथ नहीं दे सकते हैं। तो दिस इज द प्लेस, ये एक ऐसा स्थान है वेयर पंडित नेहरू वाज बोर्न, जहाँ पंडित नेहरू पैदा हुए थे। तो ये इस तरह से ये क्या बताता है, वेयर प्लेस बताता है। प्लेस उसका एंटीसीडेंट है, यहाँ पर टाइम उसका एंटीसीडेंट है, यहाँ पर रीजन उसका एंटीसीडेंट है, और यही है तुम्हारी अपनी वो ये एडजेक्टिव क्लॉज, और ये कहे जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अब जैसे यहाँ पर हम ले लें हाउ का प्रयोग, देखिए हाउ का प्रयोग कैसे लेंगे, हाउ का लेंगे जैसे लेंगे ही सॉल्व द प्रॉब्लम, उसने समस्या सॉल्व कर दी। अब फिर लिख दें नो वन नोज, नो वन नोज द मैनर, मैनर कर दो या मेथड कर दो। मैथ में चूंकि मेथड का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, तो यहाँ पर एक चीज़ मैनर भी होगा तब भी, क्योंकि मैनर बताता है हाउ, और मेथड माने विधि, विधि का मतलब क्या है, किस विधि से, अर्थात हाउ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही नो वन से शुरू करेंगे इसको, ये हो जाएगा नो वन नोज, और फिर कर देंगे द मेथड। अब यहां लगा देंगे हाउ। कोई भी उस विधि को नहीं जानता जिस तरह से, हाउ माने कैसे हम कह सकते हैं, कोई उस विधि को नहीं जानता कि कैसे। अब मेथड इसलिए लगाना है क्योंकि हमें एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लास बनानी है, तो यहाँ एडवर्ब क्लास नहीं एडजेक्टिव क्लास बनानी है, तो यहाँ पर हमको उसका एंटीसीडेंट देना है। हाउ क्या बताता है, विधि बताता है, तरीका बताता है, मैनर बताता है, तो वही मैनर या मेथड हमने आगे रखा हुआ है, तभी सेंटेंस का बैलेंस बनता है। नो वन नोज द मेथड हाउ, और ही, और फिर क्या हो जाएगा, सॉल्व्ड, हाउ ही सॉल्व्ड, और सॉल्व के बाद लिख देंगे द प्रॉब्लम। ये हो गया। नो वन नोज द मेथड, कोई उस तरीके को नहीं जानता, हाउ ही सॉल्व द प्रॉब्लम, की समस्या उसने कैसे हल की। तो ये हाउ का क्या है, ये एंटीसीडेंट है, और कैसे हल की, कैसे हल की मतलब किस चीज के लिए कैसे पूछ रहा है, सॉल्व करने के लिए, कैसे सॉल्व किया। सॉल्व करना क्या है, वर्ब है, जो वर्ब को मॉडिफाई करे वो एडवर्ब है। तो ये इस तरह से यहाँ पर ये पूरी जो आपका ये हाउ है वो एडवर्ब है, लेकिन बनेगा एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि यहाँ पर हाउ मेथड क्या है, एक नाउन है। तो यहाँ पर ये पूरा जो एक साथ आ जाता है ना, ये पूरा इसको क्वालिफाई करने लगता है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका ये चौथा पॉइंट था हाउ वाला। तो अब यहाँ पर इतना समझना है, क्योंकि इसमें और भी सेंटेंस जब कराए जाएंगे एक्सरसाइज में डालूंगा तभी तुम इसको मजबूत कर पाओगे। लेकिन ये पक्का है, मेरा वादा है कि तुम इसको मजबूत जरूर कर लोगे, और बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छे ढंग से तुमको वो चीज़ समझ में आएगी।
बस ये है कि अगली एक्सरसाइज के लिए वेट करिए। एक्सरसाइज क्योंकि प्रैक्टिस करके टॉपिक को मजबूत बनाती है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इसको समझना है, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं।